हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का परीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पर। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने पादपों के आर्थिक महत्व को स्टार्ट किया और हम लोगों ने जो अनाज हैं, जो सीरियल्स हैं, खाद्यान्न हैं, उनको उनकी डिटेल्स के साथ कंप्लीटली पढ़ा। आज की क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं जो तिलहन और दलहन, यानी जहां से तेल प्राप्त होता है और जहां से दालें प्राप्त होती हैं। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों किसके साथ? तिलहन के साथ। तिलहन ऐसे पादप जिनको ऑयल सीड कहते हैं, जिनसे हमें ऑयल्स प्राप्त होते हैं। दोस्तों ऑयल आपके दो टाइप के प्राप्त होंगे। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक तो होंगे दोस्तों वे ऑयल्स जिनको कि वाष्पशील बोला जाता है, वाष्पशील, या कह सकते हैं सुगंध तेल, है ना। ऐसे ऑयल जो क्या होते हैं दोस्तों? वेपोरेबल होते हैं, जो वाष्प बनकर वायुमंडल में, आसपास के एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट में फ्रेग्रेंस फैला देते हैं, सुगंध फैला देते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? वाष्पशील या सुगंध तेल। दूसरे होते हैं दोस्तों इनको अवाष्पशील या वसीय तेल बोला जाता है। वसीय तेल का मतलब फैटी एसिड, फैटी ऑयल, ठीक है। या इनको नॉन वेपोरेबल, क्लियर, अवाष्पशील या फैटी ऑयल कहते हैं। कैटेगरीज में बांटेंगे, लेकिन कैटेगरीज में बांटने से पहले जो वाष्पशील तेल हैं दोस्तों, इनके अंदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं और वाष्पशील तेलों की जो सुगंध होती है वो इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के कारण ही होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आपके वाष्पशील तेल हैं वो दोस्तों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैसे गुलाब का इत्र। तो गुलाब का जो सेंट होता है, गुलाब की जो परफ्यूम होता है, वो कहां से प्राप्त किया जाता है? उसके पुष्प से प्राप्त किया जाता है। उसके फ्लावर में, उसके पुष्प की जो पंखुड़ियां हैं उनके अंदर नेक्टर होता है, मकरंद होता है, वहां से, ठीक है। चमेली का तेल, क्लियर। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम आपका कंटेंट आपको मिलेगा, डोंट वरी। तो थोड़ा सा जो वर्ड्स हैं उन पर ध्यान दे लीजिएगा। चमेली का तेल भी आपका किससे मिलने वाला है दोस्तों? फ्लावर से मिलने वाला है, पुष्प से मिलने वाला है, ठीक है। जब आप बात करेंगे दोस्तों चंपा का तेल, ये सब पुष्पों के नाम है। चंपा का तेल, तो चंपा का जो पुष्प होता है उसके फ्लावर से आपको, उसके पुष्प से आपको चंपा का तेल मिलने वाला है। चमेली दोस्तों बालों में लगाते हैं कुछ लोग, ठीक है। अच्छा, चंपा का तेल हो गया आपका, फ्लावर से निकलता है ये भी चंपा के। खस का तेल, खस, क्लियर, खस एक प्लांट है। खस का तेल जो होता है ये कहां से निकाला जाता है दोस्तों? इसके जड़ से, यानी कि ये इसके रूट से निकाला जाता है, जो खस का तेल निकाला जाता है। चंदन के तेल की बात करेंगे। चंदन का तेल, द ऑयल ऑफ सेंटोलम, चंदन का तेल इसकी लकड़ी से निकाला जाता है, क्लियर, इसकी लकड़ी से निकाला जाता है। देवदार, देवदार का तेल दोस्तों, देवदार का जो प्लांट होता है देवदारा, जिम्नोस्पर्म में, इससे जो तेल निकाला जाता है उसका नाम है सेड्रस ऑयल। और ये सेड्रस ऑयल भी वुड से, यानी कि आप कह सकते हैं स्टेम से, तने से, लकड़ी के रूप में प्राप्त किया जाता है, ठीक है। एक नाम और याद रखेंगे दोस्तों, कपूर का तेल, कॉम्फर ऑयल। तो कपूर का तेल भी दोस्तों आपके जो काष्ठ है, जो लकड़ी है, वहां से निकाला जाता है। और दोस्तों फिर याद रखना है दोस्तों, लौंग का तेल, क्लोव ऑयल, लौंग का जो तेल है, क्लोव ऑयल, लौंग का जो तेल है ये आपके निकाला जाता है दोस्तों पुष्पकलिका से, फ्लोरल बड से। जो फ्लोरल बड होती है पुष्पकली का, फ्लोरल बड, है ना। तो ये कुछ काम की चीजें हैं जिनको आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या? कि गुलाब का तेल, या ये पूछा क्या जाता है दोस्तों, रोज का जो ऑयल है वो कहां से निकलता है? पुष्प से। चमेली पुष्प से, चंपा पुष्प से, खस का जो ऑयल है जड़ से, और चंदन, देवदार, कपूर, ये तीनों कहां से? स्टेम से या लकड़ी से। और लौंग का जो तेल है वो उसकी फ्लोरल बड से, उसकी पुष्प कलिका से निकाला जाता है। तो हम लोगों ने वाष्पशील जो ऑयल्स हैं इनकी हम लोगों ने क्या कर दी दोस्तों? कैटेगरी पढ़ दी दोस्तों, ठीक है। चलिए अब दोस्तों जो आपके अवाष्पशील है उनके अंदर 4 कैटेगरीज हम पढ़ेंगे। पहली कैटेगरी दोस्तों ड्राइंग ऑयल। ड्राइंग ऑयल दोस्तों इनको बोला जाता है सूखने वाले तेल। सूखने वाले तेल क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे तेल जो
खुला जब इनको छोड़ दिया जाए तो दोस्तों ये वातावरण में से क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं, ऑक्सीजन का अवशोषण कर लेते हैं और अपने ऊपर एक पतली परत बना लेते हैं, यानी कि जम जाते हैं। ये जो सूखने वाले तेल हैं इनका प्रयोग दोस्तों पेंटिंग में या वार्निश में किया जाता है, क्योंकि ये सूख कर क्या हो जाते हैं, सूखकर ये मतलब सेमी सॉलिड बन जाते हैं। तो जो सूखने वाले तेल होते हैं इनके अंदर दोस्तों एग्जाम्पल की आप बात करेंगे तो दोस्तों जो अलसी का तेल है, बिल्कुल अलसी का तेल, कुसुम का जो ऑयल होता है, सफोला बोलते हैं इसको, अलसी का तेल, कुसुम का तेल और जो सोयाबीन का ऑयल होता है भैया, ये सूखने वाले ऑयल होते हैं। अलसी बोला जाता है दोस्तों फ्लैक्स को, सोयाबीन बोला जाता है, कुसुम बोला जाता है सफोला को, और सोयाबीन जो होता है वो किसको बोलते हैं हम लोग, आपका सोया ऑयल। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सेमी ड्राई का मतलब होता है अर्ध शुष्क, ऐसे तेल जो बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं और बहुत कम मात्रा में सूखते हैं, उन्हें सेमी ड्राई बोला जाता है। और सेमी ड्राई में दोस्तों आपके तिल का तेल, सरसों का तेल और दोस्तों सूरजमुखी का ऑयल, सनफ्लावर का ऑयल। ठीक है, यानी कि तिल का तेल, सरसों का तेल और जो सूरजमुखी का ऑयल है वो सेमी ड्राई के अंदर आता है। और दोस्तों एक होते हैं, एक तो हो गया ड्राई ऑयल, ठीक है, सूखने वाले तेल, सेमी ड्राई वो क्या हो गए दोस्तों, आंशिक रूप से सूखने वाले। ठीक है, और दोस्तों अशुष्कन तेल का मतलब होता है नॉन ड्राइंग, अशुष्कन तेल इसको बोला जाता है नॉन ड्राइंग ऑयल। और अशुष्कन तेलों की बात जब आप करते हैं तो दोस्तों आपको आंसर मिलेगा मूंगफली का तेल। ठीक है, मूंगफली का तेल, और आई होप सो बिल्कुल अरंड का तेल, कैस्टर ऑयल, मूंगफली का तेल, अरंड का तेल और दोस्तों जैतून का तेल। ठीक है, क्लियर। तो मूंगफली का तेल, अरंड का तेल और जैतून का जो तेल होता है ये आपके अशुष्कन नॉन ड्राइंग ऑयल होते हैं। और फोर्थ नंबर पर आप बात करेंगे एनिमल फैट, जंतु वसा। दोस्तों एनिमल फैट की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं ऐसे ऑयल जो सॉलिड या सेमी सॉलिड अवस्था में होते हैं, ऐसे ऑयल जो ठोस या अर्ध ठोस अवस्था में होते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, एनिमल फैट बोला जाता है। और एनिमल फैट में याद रखिएगा कोकोनट ऑयल की बात करते हैं तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये क्या होता है दोस्तों, सॉलिड होता है ना। इनको कोकोनट ऑयल की बात कर रहे हैं, कोकोनट ऑयल जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपके क्या होता है दोस्तों, सॉलिड होता है। ताड़ का तेल जो है आपका पाम ऑयल, ठीक है ना, कोको ऑयल हो गया, और जो आपका पाम ऑयल है, जो ताड़ का तेल है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो हम लोग कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, एंड व्हाट इज द कैटेगराइजेशन इज, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइंग ऑयल, दूसरा ऑयल सेमी ड्राई ऑयल, तीसरा नॉन ड्राइंग ऑयल और चौथा दोस्तों एनिमल फैट। कैटेगराइजेशन इंग्लिश में मैं बोल दूंगा, ठीक है, और साथ ही साथ जो कंटेंट आपको मिलेगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में मिलेगा। अलसी को दोस्तों फ्लैक्स बोलते हैं, कुसुम को सफोला बोला जाता है, सोयाबीन आपके सोयाबीन ही आने वाला है। ठीक है, तिल को बोला जाता है आपके सीसेमम बोला जाता है। ठीक है, और सरसों आपके हो गया कैस्टर, सूरजमुखी सनफ्लावर। ठीक है, और आपका मूंगफली ग्राउंडनट है, अरंड को आप कैस्टर कहते हैं, और जैतून का मेरे दिमाग में मतलब वर्ड प्रॉपर नहीं आ रहा है, लेकिन आएगा आपके ऑप्शन में, है ना, कम उसमें आपके कंटेंट में बगल में लिखा हुआ मिलेगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, एनिमल फैट में कोकोनट का ऑयल, नारियल का ऑयल और पाम ऑयल जो ताड़ का ऑयल होता है। ठीक है, तो ये कैटेगरी आपने बांट दी। ठीक है, ये कैटेगरीज में आप बांट लीजिएगा किस किस को दोस्तों, आपके वाष्पशील ऑयल और आपके अवाष्पशील ऑयल, वेपोरेबल एंड नॉन वेपोरेबल। बोलो बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से आते रहते हैं तो ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों तिलहनी फसलों में हम एक एक को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं दोस्तों मूंगफली। मूंगफली केवल वैज्ञानिक नामों पर थोड़ा सा फोकस करना है। मूंगफली को बोला जाता है ग्राउंडनट, क्लियर, और मूंगफली जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम है अरेकिस हाइपोजिया। क्लियर, इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कंटेंट में इंग्लिश मिलेगी। ठीक है, तो हिंदी में इंग्लिश में नाम प्रोनाउंसिएशन तो यही है। क्लियर, इंग्लिश में जो स्पेलिंग से बड़ी अजीब है यार, है ना, तो मेरे को सही प्रॉपर लिखने में भी दिक्कत आएगी, है ना। तो मूंगफली जो होती है ये अरेकिस हाइपोजिया कहते हैं। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस पादप के फल भूमिगत होते हैं, है ना, आपसे पूछा जाए किस पादप के फल भूमिगत होते हैं तो भूमिगत फल, है ना, अंडरग्राउंड फ्रूट,
भाई जैसे जैसे गाजर मूली की जड़ अंडरग्राउंड है ना, जो आपके रेडिश है, कैरेट है, उनकी जो जड़ है वो क्या है, अंडरग्राउंड है ना। आलू का, प्याज, लहसुन, इनका तना अंडरग्राउंड है। फ्रूट अंडरग्राउंड किसके हैं दोस्तों, मूंगफली के फ्रूट क्या है दोस्तों, अंडरग्राउंड है। ठीक है दोस्तों, मूंगफली की बात करते हैं तो दोस्तों बहुत अच्छा, सस्ता और अच्छा स्रोत है दोस्तों। मांस, अंडा, क्लियर, मांस, अंडा, और एक आपका हो गया दोस्तों जी, मांस, अंडा और फलों से ज्यादा प्रोटीन इसके अंदर होती है। मांस, अंडा और फलों से ज्यादा प्रोटीन किसके अंदर पाई जाती है दोस्तों, आपके पाई जाती है मूंगफली के अंदर। मूंगफली दोस्तों सस्ता और पोषक स्रोत है भोजन का, है ना, सस्ता पोषक स्रोत है, यानी कि प्रोटीन का ऐसा स्रोत है जो आपका सस्ता भी है और आपका पोषक भी है दोस्तों। इसके अंदर ओमेगा 6 और ओमेगा 9, ओमेगा 6 ओमेगा 9 की बात करें तो ये दोनों दोस्तों अनसैचुरेटेड, असंतृप्त वसा अम्ल हैं। और अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी इनको बोला जाता है असंतृप्त वसा अम्ल, जो कि दोस्तों हार्ट के लिए अच्छे होते हैं, बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, वो दोस्तों मूंगफली के अंदर पाए जाते हैं। तो मूंगफली दैट इज कॉल्ड ग्राउंडनट, साइंटिफिक नेम इज अरेकिस हाइपोगिया, क्लियर। और दोस्तों ये आपके भूमिगत पाई जाती है, मांस और अंडा, दूध, फ्रूट से ज्यादा प्रोटीन इसके अंदर होगी। और ये एक सस्ता, एक चीप आप कह सकते हैं, आपका एक न्यूट्रिएंट है जिसमें सस्ते कम रुपए में आपको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। दूसरा दोस्तों हम बोलते हैं तिल, क्लियर। तिल को इंग्लिश के अंदर जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे सेसम, ठीक है। और जो वैज्ञानिक नाम आप तिल का लिखेंगे तो साइंटिफिक नेम इज सीसेमम इंडिकम, सीसेमम इंडिकम, है ना। तेलों के बारे में भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीसेमम इंडिकम हम लोग क्या बोलते हैं, तिल के लिए लिखते हैं। सीसम से क्या बन गया दोस्तों, सेसमम इंडिकम बन गया दोस्तों। तिल की बात करते हैं तो दोस्तों आप जानते हैं कि तिल का उपयोग आप खाना बनाने में, है ना, शरीर पर लगाने में तिल के तेल का आप उपयोग करते हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा दोस्तों, तिल की जो खली होती है ना, तेल निकालने के बाद जो खली बन जाती है वो प्रोटीन का, कैल्शियम का, फास्फोरस का, पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है। तो जानवरों को तिल की क्या खिलाई जाती है, खली खिलाई जाती है। हमारे स्किन पर हम लोग लगाने में तिल का क्या करते हैं दोस्तों, उपयोग करते हैं। तो बस आपको इतना ही समझना है तिल के अंदर। थर्ड नंबर पर आप क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सरसों। सरसों को क्या बोला जाता है दोस्तों, मस्टर्ड। सरसों को क्या बोला जाता है दोस्तों, मस्टर्ड बोला जाता है। सरसों के साइंटिफिक नेम की आप बात करते हैं दोस्तों तो आप क्या पढ़ेंगे, ब्रेसिका प्रजाति, है ना। सरसों के अंदर कौन सी प्रजाति मिलेगी दोस्तों, ब्रेसिका प्रजाति, यानी इसके अंदर छोटी छोटी प्रजातियां भी है। तो ब्रेसिका के अंदर एक प्रजाति है ब्रेसिका जंसिया, है ना। जंसिया जो होती है इसको राई बोलते हैं, सरसों की प्रजाति में ही आती है राई। तो ब्रेसिका जंसिया जो होती है इसको आप क्या बोलते हैं दोस्तों, राई बोलते हैं, ठीक है। सरसों में दोस्तों एक फैटी एसिड पाया जाता है जिसका नाम है एरुसिक फैटी एसिड। और खास बात जो सरसों के बारे में यह है कि सरसों से मस्टर्ड गैस बनाई जाती है, मस्टर्ड गैस बनाई जाती है जो कि बहुत जहरीली गैस है और प्रथम विश्व युद्ध की गैस इसको कहा गया था, द गैस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध की गैस, पहली बार जब आपका वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके अंदर दोस्तों इस गैस का उपयोग बहुत किया गया था, ठीक है। अच्छा क्लियर। अच्छा, सरसों के तेल में जो गंध आती है वो एलिल आइसोथायोसाइनेट की आती है। एलिल, सरसों के तेल में विशेष गंध जो आती है वो पूछा जाता है एलिल आइसोथायोसाइनेट। एलिल आइसोथायोसाइनेट नाम का एक कंपाउंड है, इसकी वजह से सरसों में आपको विशेष गंध देखने को मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले देखा मूंगफली, ठीक है। तो मूंगफली, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। मूंगफली में हमने पढ़ा ग्राउंडनट कहा है, साइंटिफिक नेम इज अरेकिस हाइपोगिया, ओके। फ्रूट इसके जमीन के अंदर होते हैं, मांस, अंडा, फलों से ज्यादा प्रोटीन होती है, सस्ता पोषक स्रोत है, ओमेगा 6 और ओमेगा 9, है ना। ये दो फैटी एसिड पाए जाते हैं जो कि असंतृप्त होते हैं और असंतृप्त वसाएं बॉडी के लिए अच्छी होती हैं। तिल की जब आप बात करेंगे दोस्तों तो सीसमम इंडिकम, खाने में, शरीर के लगाने में इसके तेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और तिल की जो खली होती है ना, उसका प्रयोग जो है वो जानवरों के चारे के रूप में करते हैं, ठीक है। सरसों दोस्तों मस्टर्ड कह रहे हैं और सरसों के बारे में हम लोगों ने चीजें समझी है कि सरसों ब्रेसिका प्रजाति के अंदर आती है। ब्रेसिका जंसिया की जब आप बात करेंगे तो दोस्तों ब्रेसिका जंसिया की जब आप बात करते हैं
तो इसको राई कह देते हैं। सरसों के अंदर एरुसिक नाम का एक एमिनो एसिड पाया जाता है, कोई खास मुद्दा नहीं है, याद रखने लायक चीज है। सरसों से मस्टर्ड गैस बनाई जाती है और सरसों की विशेष गंध, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सरसों के तेल में विशेष गंध एलिल आइसोथायोसाइनेट की वजह से आती है। काम की बात यहीं तक है, ठीक है। अब आगे चलेंगे दोस्तों, है ना, एक एक चीज को समझते हुए चलना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम्स में क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो 3 हमने तेल पढ़े। डी में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं अलसी। अलसी को दोस्तों क्या बोला जाता है? फ्लेक्स बोला जाता है, अलसी, ठीक है। अलसी का जो साइंटिफिक नाम है दोस्तों वो है लीनम, बड़ा अजीब सा अटपटा सा नाम, लीनम यूसीटेटिसिमम, है ना, लीनम, ऐसे लीनम, ठीक है, यूसीटेटिसिमम। अब इनके अजीब नामों का तो मैं क्या करूं, लीनम यूसीटेटिसिमम। एक ही चीज याद रखनी है दोस्तों, अलसी के अंदर अगर आप बात करें तो अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड, RASPRI 2016 याद करो, ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसका नाम है लिनोलिनिक एसिड। ये लिनोलिनिक एसिड आपका बहुत ज्यादा मात्रा में अलसी के अंदर होता है और ये आपके कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है इसको बहुत कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाता है, तो ये हार्ट के पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट फ्लेक्स, ठीक है। अलसी के बारे में सबसे प्रमुख चीज है वो यही है, ठीक है। चौथे नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं, 5वें नंबर पर अलसी के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे दोस्तों, अलसी के बारे के बाद नारियल के बारे में पढ़ेंगे। और नारियल का जो साइंटिफिक नेम है वो तो आप जानते ही हैं, कोकोनट है, और कोकोनट का साइंटिफिक नाम है कोकोस न्यूसीफेरा। कोकोस न्यूसीफेरा नाम आपके नारियल का है। बात वही है दोस्तों, नारियल का खाने योग्य भाग, नारियल का जो खाने योग्य भाग है वो उसका है भ्रूणपोष, ठीक है। खाने योग्य जो भाग है नारियल का, नारियल में जो आप खाते हैं, नारियल के खाने योग्य भाग को क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं। और भ्रूणपोष को क्या बोला जाता है? एंडोस्पर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंडोस्पर्म, ठीक है। अच्छा, ये व्हाइट कलर का होता है, इसको आप खाते हैं, ठीक है। नारियल का जो तेल होता है इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एनिमल फैट के अंदर आता है। ये ऑयल्स नहीं मानते, इसको फैट मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड होता है 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड तक, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं नारियल के बारे में, कोकोस न्यूसीफेरा, खाने योग्य भाग को आप भ्रूणपोष कह रहे हैं, ठीक है। नारियल का जब भ्रूणपोष सूख जाता है तो उसे आप खोपरा भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज की भाषा में। क्या बोलते हैं दोस्तों? खोपरा, ठीक है। अच्छा, ई के बाद हम F नंबर पर एक पादप पढ़ रहे हैं, खस। गांव के अंदर उगाते हैं कुछ लोग खस, ठीक है। खस पादप की बात करते हैं, इससे भी तेल प्राप्त होता है दोस्तों। खस का जो वैज्ञानिक नाम है वो है दोस्तों वेटिवेरिया। वेटिवेरिया, वेटिवेरिया प्रजाति के अंदर आती है। और जो ये वंश है, जाति का नाम जब आप बात करेंगे दोस्तों तो आपका नाम रहेगा जाइजेनियाडिस, है ना, जाइजेनियाडिस। तो ये नाम तो बड़े अटपटे हैं लेकिन दोस्तों याद तो करने पड़ेंगे। वेटिवेरिया जाइजेनियाडिस, खस। दोस्तों खस की अगर आप बात करते हैं तो इसके उत्पादन की अगर आप बात करें तो खस से तेल प्राप्त करने का जो सेंटर है वो दोस्तों भरतपुर राजस्थान में है। दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पेपर राजस्थान का है, ठीक है। तो दोस्तों खस से तेल उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो आपका भरतपुर है। और जनरली देखा जाए खस तो ये एक घास के रूप में उगाई जाती है, ये ग्रास के रूप में उगाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों खस की बात करते हैं तो खस के तेल का उपयोग दोस्तों, खस के तेल का उपयोग आप कमर दर्द के इलाज में, मोच के इलाज में, आपको कोई मोच लग जाए, गठिया हो जाए दोस्तों, ऑर्थराइटिस हो जाए, पेट में दर्द हो दोस्तों, आपके उदरशूल हो, पेट में दर्द हो, उदरशूल को आप इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों कोलिक के नाम से, है ना। तो आपको उदरशूल हो, ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, आपको कोई मोच हो जाए, आपके कमर के अंदर दर्द हो, उसमें दोस्तों खस का प्रयोग किया जाता है। और खस का प्रयोग दोस्तों कीटों को प्रतिकर्षित करने में भी किया जाता है। इसकी जो सुगंध होती है वो कीटों को प्रतिकर्षित करती है, यानी कि खस का तेल जो होता है ये कीटों को दूर भगाने का काम भी करता है, ठीक है। तो अलसी के बारे में ये बात रही। ओमेगा 3 याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नारियल के बारे में कुछ खास नहीं है साइंटिफिक नेम के अलावा। और खस में भरतपुर याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में काम आ सकता है, ठीक है। चलिए, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों आगे सूरजमुखी, है ना। हम लोग जी सूरजमुखी की बात करते हैं दोस्तों। सूरजमुखी दैट इज सनफ्लावर, है ना, सनफ्लावर। काम की बात ये
वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं सबसे पहले हेलियंथस, हेलियंथस एलनस, हेलियंथस एलनस इसका साइंटिफिक नाम है। और दोस्तों सूरजमुखी जो होती है इसका प्रयोग हार्ट पेशेंट्स के लिए किया जाता है। सूरजमुखी के तेल का प्रयोग आप हृदय रोगियों के लिए करते हैं, हृदय रोगियों के इलाज में किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, सूरजमुखी का। और सूरजमुखी का जो तेल है ना, ये लंबे टाइम तक क्या नहीं होता, जमता नहीं है, लंबे टाइम तक सूखता भी नहीं है, तो इसको आप लोग प्रॉपरली काम में ले सकते हैं लंबे टाइम तक, ठीक है। तो सूरजमुखी आपको याद रहेगा, हृदय रोग के इलाज में दोस्तों सूरजमुखी का प्रयोग किया जाता है। ये काफी अच्छी चीज आपने सीखी दोस्तों, ठीक है। चलिए, है ना। अच्छा, अगला आप पढ़ेंगे दोस्तों कुसुम, और कुसुम को सैफलोवर बोला जाता है, और इस सैफलोवर से दोस्तों आप सफोला का तेल प्राप्त करते हैं, ठीक है, क्लियर। कुसुम का जो साइंटिफिक नाम आप देखेंगे दोस्तों, कैर्थेमस टिंक्टोरियम, कैर्थेमस टिंक्टोरियम ये वैज्ञानिक नाम है, कैर्थेमस टिंक्टोरियम ये कुसुम का वैज्ञानिक नाम है। और दोस्तों कुसुम का जो तेल होता है, याद रखिएगा, कुसुम का जो तेल होता है इसको पहले गर्म करते हैं, गर्म करके उसको किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं, और पानी में डालने से क्या बन जाता है, एक रोगन बन जाता है, जिलेटिनियस, है ना, जिलेटिनियस, जिसको ग्लेटिनियस रोगन बोलते हैं। जिलेटिन की तरह एकदम जेली जैसा एक रोगन बन जाता है, और इस रोगन का प्रयोग दोस्तों कांच जोड़ने में, टूटे हुए कांच जोड़ने में किया जाता है। जैसे दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हड्डियां जोड़ने में करते हैं ना, ऐसे दोस्तों इसका प्रयोग कांच जोड़ने में किया जाता है। जो फर्श की टाइल्स वगैरह टूट जाती है उनको जोड़ने में किया जाता है, फर्श में पत्थर वगैरह टूट जाता है उसको जोड़ने में किया जाता है। तो ये याद रखने की चीज है कि कुसुम के तेल का आप क्या बनाते हैं, एक रोगन बनाते हैं, और उस रोगन से आप क्या करते हैं दोस्तों, टाइल्स को, पत्थरों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई यहां तक, चलिए ओके, है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों लास्ट तेलों के अंदर दोस्तों आई अरंडी, अरंडी को बोलते हैं दोस्तों कैस्टर। अरंडी के तेल की बात करें तो दोस्तों ये भी वही है, अरंडी का तेल भी बहुत जल्दी से सूखता नहीं है और बहुत जल्दी से जमता भी नहीं है, ठीक है, क्लियर। पशुओं को दोस्तों ये नहीं खिलाते अरंडी का तेल, क्योंकि पशुओं को खिलाने से पहले एक चीज ध्यान रखनी होती है कि इसके अंदर रिसीन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, और ये कंपाउंड जो होता है ये जहरीला होता है, इस वजह से दोस्तों इसको पशुओं को हम नहीं खिलाते हैं, ठीक है। कैस्टर ऑयल की बात करें तो कैस्टर ऑयल से दोस्तों कृत्रिम चमड़ा, है ना, जो अरंडी का तेल होता है इससे आप क्या बनाते हैं, आर्टिफिशियल लेदर बनाते हैं, कृत्रिम चमड़ा आप बनाते हैं, ठीक है। तो हमने दोस्तों आपके अरंडी, कैस्टर, है ना, तिल आपका सीसम, और आपका क्या बोलते हैं सरसों, मस्टर्ड, और बाकी बहुत सारे मूंगफली के तेल के बारे में, कुसुम के तेल के बारे में, सूरजमुखी के तेल के बारे में बेसिक जानकारियां ली हैं। मेन जो यही है, वैज्ञानिक नाम तो आपको याद रखने ही है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिलते हैं तो वो भी दोस्तों आपको पढ़ लेने हैं। फिर कह रहा हूं कि टॉपिक में केवल और केवल कंटेंट है, समझने की चीजें बहुत कम है, केवल और केवल अटपटे नाम है, हेलियंथस एलनस, ठीक है, साथ में सेफलोवर, कैर्थेमस टिंक्टोरियम, ओके, जिलेटिनियस रोगन, अरंडी के तेल के अंदर रिसीन नाम का एल्केलॉइड, है ना। साइंटिफिक नाम अरंडी का जो है वो बताना मैं भूल गया, तो अरंडी का जो वैज्ञानिक नाम आप लोग लिखेंगे वो रहेगा दोस्तों रिसिनस कम्युनिस, रिसिनस, ये रिसीन यहीं से आया है, रिसिनस कम्युनिस, है ना, अरंडी के वैज्ञानिक नाम रिसिनस कम्युनिस, ये रिसीन जो कंपाउंड है वो यहीं से आपने लिंक किया है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों दलहन फसलों की। आज तिलहन और दलहन हमको क्या करना है दोस्तों, कंप्लीट करना है। दालों की बात करते हैं, दलहन, तो सिंपल सा कुछ आपको बता देता हूं दोस्तों। दलहनों की बात करते हैं तो इंडिया हर जगह फर्स्ट स्थान पर है। दालों के उत्पादन की बात कर लें, दालों के उपयोग की बात कर लें, तो दलहन उत्पादन के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर और प्रयोग के आधार पर दोस्तों भारत पहला दोस्तों क्या है, यहां पर स्थान है। दलहन जो होते हैं दोस्तों, इनके जड़ों में दोस्तों राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, और राइजोबियम जीवाणु दोस्तों नाइट्रोजन को क्या करता है, स्थिरीकृत करता है और मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। तो दोस्तों जो दालें होती हैं वो एक बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करती हैं, जैव उर्वरक के रूप में दोस्तों बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करती हैं, और फसल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फसल चक्र, फसल चक्र क्या होता है दोस्तों, फसल चक्र आपका होता है फसलों को बदल बदल कर करना, और हर 2-3 साल में अपनी खेतों में दाल जरूर करना।
क्यों? क्योंकि दालों से दोस्तों क्या होता है, दालों से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, ठीक है। तो जो क्रॉप साइकिल होता है उसके अंदर दालों का बहुत अच्छा रोल आप देखेंगे। तो दलहन इंडिया का फर्स्ट स्थान है दोस्तों। राइजोबियम जीवाणु दालों की जड़ों में पाया जाता है। दोस्तों दालें जो होती हैं ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होती हैं, और प्रोटीन के अलावा दोस्तों आपके आयरन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में, और दोस्तों आपके आयरन के अलावा कैल्शियम भी काफ़ी अच्छी मात्रा में दालों से प्राप्त होता है। तो दालें दोस्तों आयरन की, प्रोटीन की और कैल्शियम की बहुत अच्छी सोर्स मानी जाती हैं, ठीक है। अब हम एक एक दाल को पढ़ने वाले हैं। दालों में ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ए पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, अरहर। हिंदी इंग्लिश में अरहर बोला जाता है। साइंटिफिक नाम है दोस्तों कैजेनस कजान। साइंटिफिक नाम क्या है दोस्तों? कैजेनस कजान है। और अरहर का जो पौधा है दोस्तों ये जनरली अफ्रीका का प्राकृतिक पौधा है। ये यूपीपीसीएस में आया हुआ है कि अरहर का पौधा वास्तव में कहां से आया, अफ्रीका से। और अरहर का जो पौधा होता है दोस्तों ये क्या करता है, ये वायु की गति कम करता है, वायु की गति कम करता है ना। यानी कि इसके पौधे बहुत घने होते हैं और जमीन में गहराई तक होते हैं। और ये दोस्तों मृदा अपरदन को भी रोकता है, यानी मिट्टी का जो कटाव है उसको भी क्या करता है, रोकता है। ये सॉइल इरोजन को, मिट्टी के कटाव को क्या करता है दोस्तों, रोकता है। तो ये एक अच्छा काम साथ में कर रहे हैं। वायु की गति को धीमी करते हैं, वायु अवरोधक हैं, साथ ही साथ दोस्तों मिट्टी का कटाव भी ये क्या करता है दोस्तों, रोकता है। बाकी दोस्तों दालों के अंदर प्रोटीन वगैरह है वो तो आपकी होने वाली है। चना। चना दोस्तों, चना को बोला जाता है ग्राम, ठीक है। चना को दोस्तों साइंटिफिक नाम जो है चने का वो है आपके पास साइसर एरिटिनम। साइसर एरिटिनम ये चने का वैज्ञानिक नाम है, साइसर एरिटिनम। दोस्तों चने का उपयोग बेसन के रूप में पकौड़ियाँ वगैरह बनाते हो, मंगोड़ियाँ वगैरह बनाते हो, तो चने का उपयोग खाने में तो कर ही रहे हैं। घोड़ों के लिए स्पेशली दोस्तों खाने में किसका प्रयोग किया जाता है, चने का प्रयोग किया जाता है, स्पेशली घोड़ों के रूप में, ठीक है। तो चना जो होता है उसको ग्रेन भी बोला जाता है, ठीक है, ग्राम भी बोला जाता है। तो चने का उपयोग आप घोड़ों के लिए विशेष रूप से कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, चने का जो भूसा है वो हल्का सा नमकीन होता है ना। चने का भूसा, चने की पत्तियां नमकीन होती हैं क्योंकि इनके अंदर मैलिक और ऑक्सैलिक एसिड पाए जाते हैं, मैलिक और ऑक्सैलिक एसिड पाए जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी खटाई यहां पर आपको देखने को मिलती है, थोड़ा सा नमकीन सा, थोड़ा सा साल्टी टेस्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो चने का वैज्ञानिक नाम, और घोड़ों के लिए दाल आप चने की स्पेशल रूप से भिगोते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मसूर का आप केवल वैज्ञानिक नाम पढ़ेंगे, मसूर को दोस्तों लेंटिल बोलते हैं, लेंटिल। और मसूर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है दोस्तों लेंस एस्कुलेंटा, लेंस एस्कुलेंटा, केवल वैज्ञानिक नाम, ज्यादा कुछ नहीं है मसूर की दाल में, ठीक है। डी में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, है ना, मूंग की जो दाल होती है, ठीक है। मूंग की जो दाल होती है, जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों तो मूंग की दाल के बारे में आप समझेंगे कि जो मूंग की दाल है उसको ग्रीन ग्रैम बोला जाता है, ग्रीन ग्रैम, ठीक है। मूंग का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो है विग्ना रेडिएटा, विग्ना रेडिएटा, ये मूंग का वैज्ञानिक नाम आप पढ़ेंगे, विग्ना रेडिएटा, ठीक है। और ठीक है, ये न्यूराइटिस के अंदर हेल्प करता है। किसी को तंत्रिका शोथ हो जाए, न्यूराइटिस यानी कि ब्रेन से रिलेटेड समस्या है, न्यूराइटिस तंत्रिका शोथ, नर्व्स के अंदर सूजन आ जाना, तो नर्व्स में जलन होना, तंत्रिका शोथ, न्यूराइटिस के अंदर मूंग क्या करती है, हेल्प करती है। अगला दोस्तों उड़द। उड़द को दोस्तों ब्लैक ग्राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लैक ग्राम, ठीक है। और उड़द का वैज्ञानिक नाम है विग्ना मूंगो। ये बहुत बड़ा मतलब कंफ्यूजन है कि मूंग का नाम मूंगो नहीं है, मूंग का नाम है विग्ना रेडिएटा, और जो उड़द है उसका नाम क्या है दोस्तों, विग्ना मूंगो है। केवल नाम पढ़ना है, कुछ याद नहीं रखना दोस्तों, केवल नाम याद रखना है, ठीक है। चलिए, है ना, ई हो गया। एफ पर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ग्वार। ग्वार का वैज्ञानिक नाम की अगर आप बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्वार को क्लस्टर बीन कहते हैं, क्लस्टर बीन। और काम की बात आपको बताऊंगा, देखिए क्लस्टर बीन वैज्ञानिक नाम जो है वो है साइनस, वैज्ञानिक नाम साइनस है या फिर हाँ ठीक है साइनोप्सिस, ओके, है ना। ये नाम मुझे भी याद नहीं है, मैं खुद कह रहा हूं क्लियर कट, है ना, लेकिन मुझे जरूरत भी नहीं है, मुझे तो केवल आप तक पहुंचाना है, ठीक है। तो साइनोप्सिस टेट्रागेनोलोबा, टेट्रागेनोलोबा ये वैज्ञानिक नाम है किसका दोस्तों, ग्वार का।
काम की बात पता है क्या है? इसको भारत का सोयाबीन कहते हैं। भारत का क्या कहते हैं बच्चों? भारत का सोयाबीन किसे बोला जाता है दोस्तों? ग्वार को बोला जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले स्टार्ट कर रहे हैं अरहर। अरहर का वैज्ञानिक नाम कैजेनस कजान, अफ्रीका का पौधा है, वायु की गति और मिट्टी के कटाव को रोकता है। चना, ग्राम, ग्रेन, मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड इसकी पत्तियों में होता है, थोड़ा सा नमकीन होता है। साइसर एरिटिनम कह रहे हैं, घोड़ों के लिए अनाज के रूप में भिगोकर खिलाया जाता है। मसूर दाल है, लेंटिल इंग्लिश में बोलते हैं, लेंस एस्कुलेंटा इसका वैज्ञानिक नाम है। मूंग दोस्तों ग्रीन ग्राम बोला गया है। और दोस्तों साइंटिफिक नेम बिग्ना रेडिएटा, और न्यूराइटिस की जो प्रॉब्लम होती है उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है। उड़द, उड़द को ब्लैक ग्राम, काले कलर की होती है, मूंग हरे कलर का होता है। विग्ना मूंगो, ये कंफ्यूजिंग है, याद रखना। ठीक है। अच्छा, ग्वार दोस्तों क्लस्टर बीन कहा है, और ग्वार की अगर बात करें साइनोप्सिस टेट्रागेनोलोबा साइंटिफिक नाम है। भारत का सोयाबीन इसे कह रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट जल्दी से, टाइम नहीं है अपन के पास। ओके, स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी, है ना। अब दोस्तों पढ़ने वाले हैं सोयाबीन। सोयाबीन आप जानते हैं दालों के अंदर प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। साइंटिफिक नाम जो है वो है दोस्तों ग्लाइसिन मैक्स। साइंटिफिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। और आप जानते हैं दोस्तों 42% भैया क्या है इसके अंदर? प्रोटीन है। ये बड़े इंपॉर्टेंट की बात बता रहा हूं क्या, कि दोस्तों बच्चों के लिए दूध का विकल्प है ये, बच्चों के दूध का ऑप्शन, दूध का विकल्प। यानी जब आप बच्चों को दूध छुड़वा रहे हो, बच्चों को मां का दूध ना पिला रहे हो, दूध नहीं हो, तो दूध के विकल्प के तौर पर आप सोयाबीन का यूज करेंगे। क्या करते हैं दोस्तों? सोयाबीन की दाल होती है, इस दाल को आप 30 मिनट तक, दाल को आप 30 मिनट तक 14 पौंड दाब पर आप गर्म करते हैं। 14 पौंड दाब पर आप क्या करेंगे दोस्तों? गर्म करेंगे इसको। 14 पौंड दाब 30 मिनट पर एक टेम्परेचर पर आप क्या करेंगे? गर्म करेंगे। छिलके निकालने के बाद तो इसमें से कुछ ऐसे पदार्थ है वो क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं, जो जहरीले होते हैं। इन पदार्थों को निकालने के बाद इसको सुखाएंगे और इसको पीस कर दोस्तों, इसको पीसकर पानी में मिलाकर लिक्विड करके बच्चों को दूध की आपूर्ति के तौर पर, बच्चों को मिल्क के सब्स्टिट्यूट के तौर पर इसे दिया जाता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के लिए संतुलित आहार के तौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? सोयाबीन का। 52% दोस्तों इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन अमाउंट होता है। और लास्ट में आपको एक चीज पढ़ा रहा हूं दोस्तों, बहुत अच्छा ये आपको नॉलेज देगी। लेथाइरस, लेथाइरस दाल जिसको खेसारी दाल कहते हैं, साइंटिफिक नाम जो आप पढ़ेंगे दोस्तों लेथाइरस सेटाइवस पढ़ेंगे। लेथाइरस सेटाइवस। अब काम की बात बताता हूं मैं आपको। इस लेथाइरस सेटाइवस के अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसको दोस्तों लेथ्रिजिन बोलते हैं। लेथ्रिजिन ये एक न्यूरोटॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन मतलब समझे दोस्तों, न्यूरो मतलब मानसिक, टॉक्सिन मतलब जहर। यानी ये जो हमारा ब्रेन है उसको दोस्तों नुकसान पहुंचाने वाला एक टॉक्सिन है। और न्यूरोटॉक्सिन की वजह से दोस्तों जो शरीर के आधे नीचे की बॉडी जो होती है वो पैरालाइज्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? पैरालाइज्ड। इस समस्या को, इस बीमारी को न्यूरोलेथाइरिज्म, न्यूरोलेथाइरिज्म बोलते हैं। इस समस्या को क्या बोलते हैं भैया? इस समस्या को न्यूरोलेथरिज्म बोलते हैं। और ये किसकी वजह से हो रही है दोस्तों? खेसारी दाल की वजह से हो रही है। तो याद रखिएगा, न्यूरोलेथरिज्म समस्या किसकी वजह से होती है? खेसारी दाल की वजह से होती है, जिसमें लेथ्रिजिन नाम का एक जहरीला कंपाउंड पाया जाता है। इसकी वजह से जो ब्रेन है वो, उसका जो आधा जो बॉडी का पार्ट है वो नीचे का क्या हो जाता है दोस्तों? डैमेज हो जाता है, जिससे वो पैरालाइज्ड हो जाता है। और जब पैरालाइज्ड हो जाता है तो वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो आज की क्लास में अभी तक हम लोगों ने थोड़ा सा स्पीड से चले, लेकिन दोस्तों समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल वैज्ञानिक नामों को छोड़कर। वैज्ञानिक नाम ज्यादा से ज्यादा है। अब थोड़ा हम बात करते हैं दोस्तों फ्रूट्स की। फ्रूट्स की एक लिस्ट है दोस्तों साइंटिफिक नेम की, वो आपके पीडीएफ में दी गई है, तो वो आपको पढ़नी है। ठीक है। वेजिटेबल्स की भी एक लिस्ट है, वो भी आपको पढ़नी है। ठीक है। दोनों लिस्ट आपको पढ़नी है और याद करने हैं। ठीक है। बिल्कुल सेलेक्टिव ही मैंने डाले हैं, आम है, पपीता है, सेब है, पूछ लिए जा सकते हैं साइंटिफिक नेम। वैसे मतलब पिछली बार के पेपर की बात करें तो ऐसा कुछ था नहीं, साइंटिफिक नेम भी बहुत कम पूछे गए थे, लेकिन फिर भी इजी पूछे गए थे। लेकिन आरएसएस भी पेपर ले रहा है, तो दोस्तों इजी की उम्मीद हम ना करें, तो इट विल बी मोर बेटर। फल की बात करते हैं दोस्तों।
पादप के अंदर, पुष्प के अंदर क्या होता है दोस्तों, अंडाशय होता है। परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। परिपक्व अंडाशय क्या कहलाता है दोस्तों, फ्रूट कहलाता है, यानी मैच्योर ओवेरी इज कॉल्ड फ्रूट। परिपक्व अंडाशय क्या कहलाएगा, फल कहलाएगा। ठीक है, जिन फलों का निर्माण दोस्तों अंडाशय से होता है वे फल आपके कहलाते हैं ट्रू फ्रूट, वास्तविक फल। वे फल जिनका निर्माण किससे हो रहा है दोस्तों, अंडाशय से हो रहा है, उन्हें वास्तविक फल कहते हैं, उन्हें सत्य फल कहते हैं। क्लियर। और जिन फलों का निर्माण ओवरी से नहीं होता, ओवरी से फ्रूट का निर्माण नहीं होता, उन्हें क्या बोला जाता है दोस्तों, फॉल्स फ्रूट, उन्हें आभासी फल कहते हैं। आभासी फल, असत्य फल कहते हैं। और असत्य फलों में एग्जाम्पल आप क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों, असत्य फलों में देखिए, लीची, लीची स्ट्रॉबेरी, जो स्ट्रॉबेरी होती है ये किस संरचना से बन रही है दोस्तों, लीची में एक संरचना होती है जिसे बोलते हैं एरिल। तो लीची का जो खाने योग्य भाग है वो दोस्तों क्या है, एरिल। सेब की बात करें दोस्तों, नाशपाती की बात करें, सेब, नाशपाती, ठीक है, इसके अंदर आप क्या खाते हैं, पुष्पासन खाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों नाम याद रख लीजिएगा, कटहल, कटहल को जैक फ्रूट बोलते हैं। कटहल क्या बोलते हैं, जैक फ्रूट। ठीक है, तो कटहल हो गया, पाइनएप्पल हो गया, अनानास, ये भी आपके क्या हैं दोस्तों, असत्य फल हैं। तो नाम याद रख लीजिएगा, लीची, सेब, नाशपाती, है ना, आपका कटहल, लीची, पाइनएप्पल, ये सब कैसे होते हैं दोस्तों आपके, ये सब आपके फॉल्स फ्रूट हैं। इनका निर्माण जो हुआ है वो अंडाशय के अलावा अन्य स्थानों से हुआ है। ठीक है, अच्छा एक नाम और सुनेंगे आप, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है दोस्तों, अनिषेक फलन, बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया। अनिषेक फलन यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के। फर्टिलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया। जैसे हमारी बॉडी में निषेचन होता है शुक्राणु और अंडाणु के संयोग की प्रक्रिया, ऐसे पादपों में भी नर युग्मक मादा युग्मक होते हैं। पादपों का नर युग्मक पोलन ग्रेन परागकण कहलाता है, मादा युग्मक को बीजांड कहते हैं। ठीक है, बीजांड के अंदर मादा युग्मक होता है। तो बिना निषेचन के फल बन जाएगा दोस्तों। जब बिना निषेचन के फल बनेगा तो ऐसा फल जो होगा वो बीज रहित होगा, सीडलेस होगा, है ना। यानी अनिषेक फलन से, पार्थेनोकार्पी से बने हुए जो फल होते हैं, पार्थेनोजेनेसिस या पार्थेनोकार्पी से बने हुए जो फ्रूट होते हैं, इनके अंदर क्या नहीं होता दोस्तों, इनके अंदर सीड नहीं होते। तो याद रखना बेटा, इस क्रिया के द्वारा दोस्तों अंगूर, ग्रेप्स, इस क्रिया के द्वारा केला, और इस क्रिया के द्वारा दोस्तों तरबूज, वाटरमेलन आदि क्या किए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आपसे पूछा जाता है किन किन पादपों को, किन किन फलों को तैयार किया जा सकता है पार्थेनोकार्पी के द्वारा, है ना, अनिषेक फलन के द्वारा। तो आपका आंसर रहेगा अंगूर, केला, तरबूज आदि पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा तैयार हो सकते हैं। परिपक्व अंडाशय से निर्मित होने वाली संरचनाएं फ्रूट कहलाती हैं। और अगर अंडाशय से फ्रूट का निर्माण हो रहा है, दैट इट मींस इट इज अ ट्रू फ्रूट, इसको वास्तविक फल या सत्य फल कहते हैं। लेकिन अगर अंडाशय से नहीं हो रहा, किसी और स्थान से हो रहा है, दैट इज फॉल्स फ्रूट, आभासी फल, असत्य फल। लीची याद रखना, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में हम कौन सा भाग खाते हैं, एरिल। सेब और नाशपाती, एप्पल एंड पियर, क्या खाते हैं दोस्तों, पुष्पासन। कटहल, जैकफ्रूट, अनानास, पाइनएप्पल, इनके अंदर भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम लोग खाते हैं, जो कि ओवरी से डेवलप नहीं होती। दीज आर नॉट ट्रू फ्रूट्स, दीज आर ऑल फॉल्स फ्रूट। ठीक है, फिर बात की थी पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक फलन, बिना निषेचन के फल का निर्माण होना। तो बिना निषेचन से जब फल बनता है दोस्तों, तो ऐसे फलों के अंदर बीज नहीं पाए जाते। बीज नहीं पाए जाते तो इन्हें क्या बोला जाता है, अंगूर, केला, तरबूज इसके एग्जाम्पल्स हैं। लिस्ट में दोस्तों आपको केला, जामुन, ठीक है, अंगूर है, पपीता है, पाइनएप्पल है, नाशपाती, लीची, बीटरूट, चुकंदर, इन सबके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। सब्जियों के अंदर भी आपके आलू का यानी पोटैटो, टोमेटो, आपके जो मिर्च है, चिली, ओके, और भी जितने भी आपके गाजर, मूली वगैरह, सबके साइंटिफिक नेम दिए गए हैं। तो दोस्तों फलों के और सब्जियों के आप इजीली याद भी कर लोगे इनके नाम से जोड़ वगैरह करके, है ना, तो इजीली आप पकड़ पाओगे। बाकी ट्रिक्स मत पढ़ना ट्रिक्स के चक्कर में इस टॉपिक में। क्यों? क्योंकि दोस्तों कम से कम आपको इस पूरे टॉपिक में 100 से 150 वैज्ञानिक नाम याद करने हैं, 100 से 150 साइंटिफिक नेम याद करने। अगर ट्रिक के चक्कर में पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। इसके बजाय टुकड़ों में बांट बांट पर याद कीजिए। जैसे
जैसे आपने दलहन, दालें एक जगह लिख ली सारी, अब उनको याद करो आप 7-8, है ना, एक 2 घंटे घूमते फिरते उनको रिपीट करो। एक जगह लिख लिया तिलहन, तेल वाली फसलें, है ना, क्लियर। उनको कोई उनकी खुद की ट्रिक बनाई, खुद की ट्रिक याद करने के लिए, भाई तिल को याद करने की ट्रिक, है ना, ऐसे उनको ट्रिक्स को फेरते रहो तो याद हो जाएंगी दोस्तों चीजें। तो कल की क्लास में हम लोग पादपों का ही इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस लेंगे, जिसमें शुगर प्रदान करने वाले पादप, जिनके अंदर गन्ना, आपके चुकंदर वगैरह पड़ेंगे, ड्रिंक्स प्रदान करने वाले पादप, पेय पदार्थ, चाय कॉफी वगैरह, इनके बारे में पढ़ेंगे। रेशे प्रदान करने वाले पादप, जिनमें कॉटन हो गया, आपका जूट हो गया, ठीक है, और आपका क्या हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, सन जिसको फ्लैक्स बोलते हैं, तो ये सब आपको मिलेंगे। साथ ही में हम लोगों को पढ़ना है ऐसे प्लांट्स जो क्या प्रोवाइड करते हैं, लकड़ियां, ठीक है, जैसे कि आपका सागवान हो गया, जैसे कि आपका शहतूत हो गया, जैसे कि आपका देवदार हो गया दोस्तों, ठीक है, तो ये टाइप के आपको शीशम हो गया, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग दोस्तों मेडिकल यूज के प्लांट्स, कल एक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कल हम पढ़ने वाले हैं, प्लांट्स ऑफ मेडिकल यूज, जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं जब भी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात हुई है। तो दोस्तों जुड़े रहिए, बने रहिए, जी जान लगाकर मेहनत कीजिए। सिलेक्शन इस बार लेना है, और कंटेंट आप देख पा रहे हैं कंटेंट किस लेवल का है, कितनी मेहनत करके कंटेंट इकट्ठा किया गया है, आपको दिख रही होगी मेरी मेहनत। मेरी मेहनत थी कंटेंट डिलीवर करना, चीजों को एक बार समझा देना। अब आपका काम है इनको रिपीट करना। और इस टॉपिक की अगर बात करूं तो इस टॉपिक में द ओनली की इज रिपीटेशन, है ना। इस टॉपिक को एक ही चीज आपको याद करा सकती है, वो है बार बार दोहराइए, रिपीट कीजिए, है ना। कंटेंट इस टॉपिक का बहुत मुश्किल था, आप पूछना दोस्तों टीचरों से, आप ढूंढना बुक्स के अंदर, इस टॉपिक का कंटेंट अच्छे को नहीं मिलता। मैंने इसका कंटेंट इतना डीप तैयार किया, डिटेल तैयार किया कि ये क्वेश्चन किस भी लेवल का आपका इस पेपर में आ जाए, आप फोड़ के आओगे। अब जिम्मेदारी दोस्तों आपकी है, नैया अब आपके हाथ में है, आपकी नैया आपको खुद को पार लगानी है। आगे बात नेक्स्ट क्लास में होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।